नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉमर्स के। और ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खासतौर पे पीजीटी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए ये पूरी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स के। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, पूंजी संरचना, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, एचटेट में। हालांकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसका मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, और उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब का कंपोजिशन। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स ये इक्विटी के पार्ट हैं और लॉन्ग टर्म डेट एक डेट का आइटम है। इन सब से मिलकर ही, इसके अलावा आप चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है चाहे बॉन्ड है, जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल के जो सोर्सेज होते हैं उनका सबका आपस में प्रोपोर्शन ही मिलकर के कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, वित्तीय उत्तोलन इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है किसी फर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें इक्विटी की बजाय डेट की अमाउंट जब हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको लीवरेज कहते हैं। जैसे जैसे हम इक्विटी और डेट का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें जैसे जैसे हम डेट कंपोनेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ता जाता है। इसको मापने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट या टैक्स से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं, और उसको डिवाइड किया जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले के जो प्रॉफिट हैं, यानी कि इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है दोनों में, और इसके बेस पे ही इसका जो रेशियो है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मोदी गिलियानी इन मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की एमएम थ्योरी का इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है। जो एजम्पशन नहीं है, मान्यता नहीं है, उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। एमएम थ्योरी की जो मान्यता है वो है पूर्ण पूंजी बाजार, यानी कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इम्परफेक्ट नहीं है। बाकी होमोजेनस एक्सपेक्टेशंस, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, रैशनल इन्वेस्टर मैनेजर, ये सब मान्यताएं हैं एमएम अप्रोच की। नेक्स्ट है, ए प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल और प्रॉफिटेबल इफ इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक प्रोजेक्ट लाभदायक होगा अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा इनमें से क्या। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ज़्यादा होगा। किसी नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जितने भी इनफ्लोज हैं, मतलब जितनी में आमदनी होनी है प्रोजेक्ट से, और जितने भी आउटफ्लोज हैं, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होना है, इन दोनों का आपस में पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू अगर दोनों की बराबर है, इनफ्लो और आउटफ्लो की, तो इसका मतलब जो एनपीवी है वो जीरो आ जाएगा अगर ये दोनों बराबर हैं। जीरो होने का मतलब है ना लाभ ना हानि। अगर इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू के जो इनफ्लो यानी कि आमदनी ज़्यादा है तो बेनिफिट होगा, और आमदनी ज़्यादा जब होगी तो वो जीरो से ज़्यादा होता है। तो जीरो से अधिक होने पे लाभदायक होती है योजना। अगर जीरो हो जाएगी तो ना लाभ ना हानि होगी, और अगर जीरो से कम होगा तो इसका मतलब होगा कि लॉस होगा। नेक्स्ट है,
राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल इज वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी। तो जो लॉस्ट कैपिटल है उसको राइट ऑफ करना इनमें से एक तरीका है जिसमें शेयर कैपिटल होगा क्या। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, रिड्यूस। शेयर कैपिटल रिड्यूस हो सकता है, उसका ही तरीका है लॉस्ट कैपिटल को राइट ऑफ करना। जब हम कैपिटल को राइट ऑफ करेंगे तो इससे हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट माइनस द रिस्क फ्री रेट इज नोन एज। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न जिसकी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी संभावना है किसी इन्वेस्टमेंट से, उसमें से अगर रिस्क फ्री रेट को हटा दें तो हमें रिस्क प्रीमियम का पता चल जाएगा। तो गिवन ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है किसने डेवलप किया मॉडल बैंक्रप्सी को प्रेडिक्ट करने का फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करते हुए। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एडवर्ड अल्टमैन। एडवर्ड अल्टमैन ने एक मॉडल डेवलप किया जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला विकसित किया जिसको जेड स्कोर फॉर्मूला कहा जाता है। इसके उपयोग से यह पता लगाया जा सकता है कि एक बिजनेस आने वाले भविष्य में कितनी संभावना है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिलेटेड है किससे, समता पर व्यापार किससे संबंधित है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, मोर बोरोड फंड्स एंड लेस शेयर कैपिटल। जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल कम यूज करें और बोरोड फंड यानी कि डेट ज़्यादा यूज करें और डेट ज़्यादा यूज करके हम ज़्यादा अर्निंग कमाएं और ज़्यादा अर्निंग की वजह से इक्विटी शेयर्स जो तो होते हैं उनकी अर्निंग को बढ़ा पाएं, तो ये टेक्निक कहला जाती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन सी, डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी। दरअसल डिविडेंड यानी कि लाभांश, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे फ्यूचर में हमें डिविडेंड मिलने की उम्मीद होती है। डिविडेंड इन अनसर्टेनिटी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसको डेवलप किया फाइनेंस में गॉर्डन और जॉन लेटनर ने। उनका मानना था कि जो निवेशक होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो डिविडेंड मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कैपिटल एप्रिसिएशन के, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। तो जो अभी हाथ में आ जाएगा डिविडेंड हमें अभी मिल जाएगा, तो इसको बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट के नाम से ही जाना जाता है कि जो हाथ में है वो अच्छा है। नेक्स्ट है डू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। इनमें से डू पॉइंट एनालिसिस किससे संबंधित नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन सी, डिविडेंड यील्ड रेशियो। टू पॉइंट एनालिसिस एक एनालिसिस का तरीका है जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज किया जाता है, यानी कि इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। इसको एनालाइज करते समय प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनलीवर्ड फर्म। इनमें से कौन सी फर्म एक अनलीवर्ड फर्म कहलाएगी। देखिए लीवरेज का मतलब होता है लोन की अमाउंट ज़्यादा यूज करना। लीवर्ड फर्म जिस फर्म ने लोन की अमाउंट ज़्यादा यूज कर रखी है। अनलीवर्ड फर्म जिस फर्म ने लोन की अमाउंट यूज नहीं की है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब होगा इनमें से ऑप्शन सी, ए फर्म जो कोई डेट यूज नहीं करती और अपना जितना भी फाइनेंस है वो इक्विटी से ही अरेंज करती है, उसको अनलीवर्ड फर्म कहा जाएगा। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। अर्निंग पर शेयर ईपीएस में से कौन से फॉर्मूला को यूज करके निकाला जा सकता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। शेयर्स की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें पर शेयर अर्निंग के बारे में पता चल जाएगा जिसको ईपीएस कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को इनमें से
क्या प्रभावित नहीं करता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, डेट इक्विटी रेशियो इसको प्रभावित नहीं करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी ढांचा, पूंजी ढांचा यानी कि पूंजी में इक्विटी और उसके जितने भी कंपोनेंट हैं और डेट, इनका आपस में प्रोपोर्शन तय करना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में ये तय करते हैं इक्विटी कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, रिजर्व कितना होगा, बॉन्ड कितने होंगे, डिवेंचर कितने होंगे, बैंक लोन कितना होगा, इन सब का प्रोपोर्शन तय किया जाता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमारी मदद करता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो वो रेशियो होता है जो हमें ये बताता है कि हम अपनी अर्निंग में से डेट को कितना सर्विस कर सकते हैं, मतलब डेट की कितनी इंस्टॉलमेंट चुका सकते हैं। तो ये हमें मदद करता है इनको चुनने में। तो डायरेक्टली डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो पोजीशन ये प्रभावित करते हैं, तो इसलिए बी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड यूजुअली किस पे दिया जाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी पर डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज रिलेटेड विद। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इनमें से संबंधित है किससे? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, इन सब से रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विल बी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स इनमें से कौन से होंगे? गिवन ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन डी, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सभी दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म लोन का पार्ट है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के द्वारा दी गई एक फैसिलिटी है जिसमें एक अकाउंट होल्डर अपने जमा पूंजी से ज्यादा पैसा छोटी अवधि के लिए निकाल सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है आईआरआर टेक्निक इज यूज्ड इन। आईआरआर टेक्निक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक यूज की जाती है इनमें से किस में? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है यह डिसीजन लेना कि लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये कैपिटल बजटिंग का डिसीजन है। कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना है या नहीं होना है, इस बात का निर्णय लेना ही कैपिटल बजटिंग कहलाता है। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टेक्निक है जो हमें यह बताती है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा करना फायदे का सौदा होगा या नहीं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड ही एक मेथड है डिसीजन लेने का। नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म अंडर राइटिंग मीन। अंडर राइटिंग टर्म का मतलब इनमें से क्या है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब द शेयर और डिवेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिकेट। एक कंपनी जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन लाती है यानी कि शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो ऐसे केस में कंपनी किसी अभिकोपक की यानी कि अंडर राइटर की मदद ले सकती है। अंडर राइटर एक एक्सपर्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट का जो किसी कंपनी को यह आश्वासन देता है कि आपके सारे शेयर बिक जाएंगे और अगर शेयर नहीं बिके तो अंडर राइटर के द्वारा ही खरीद लिए जाएंगे। इस काम के बदले में अंडर राइटर को कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन रिस्क। दरअसल सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है कि वह रिस्क बिजनेस के समय में बिजनेस को वह रिस्क जो सिस्टम की वजह से होता है, ना कि फर्म के इंटरनल रीजन की वजह से। सिस्टम की जो रिस्क होती है वो उसके कंपोनेंट इनमें से हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क। नेक्स्ट है
व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी? ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सूचकांक इनमें से क्या हो सकता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज। इन्वेस्टमेंट लीवरेज पे रिटर्न, यह ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का एक इंडेक्स है। ऑपरेशन यानी कि बिजनेस का सामान्य संचालन, और इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रखा है उस पर रिटर्न, ये हमें बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी को ही बताता है। नेक्स्ट है द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड और एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल टू। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब बताना है। पूछा गया है कि अगर कोई बॉन्ड है या कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे फिक्स्ड इनकम प्राप्त होता है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर होगा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। जितने भी कैश फ्लोज होंगे एक्सपेक्टेड, उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट है द रेट एट विच करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। करेंसी को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जिस रेट पे तुरंत खरीदा बेचा जा सकता है वो क्या कहलाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पॉट एक्सचेंज रेट। ये थे आज के एमसीक्यूज, और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।